बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ़ज़लुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फ़ज़लुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फ़ज़लुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फ़ज़लुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज़ पे बात करने से। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फ़ौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ, उससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहाँ जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फ़ौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ हैं पीछे जो इंडिया के कब्ज़े में है, इन पे पाकिस्तान का कब्ज़ा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे जाने दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्ज़ा यहाँ तक होना चाहिए था या इससे आगे भी ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहाँ तक तो आप मान लें कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हज़ार के लिए, 50 हज़ार के लिए कोई अपनी जान देता है? 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ पे आप सारों को दे देता हूँ। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिए को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूँ, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नज़रों में ज़िंदा रहूँगा, मेरे ख़ानदान वाले मेरे पे फ़ख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी हैं। सबसे ज़्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा है, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फ़र्क नहीं करते, लेकिन ये जो फ़र्क किया जा रहा है इस वक्त, बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा के लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज़ कर सकते हैं, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज़ एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें। लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल यह है। क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज़्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप।
क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूजिक क्यों नहीं चलाए जा रहे, उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे, क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दे। क्यों अभी तक आईएसपीआर की जानिब से इन शोधा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक नेशनल मीडिया को जाए वकुआ पर नहीं ले जाया गया? मेरा सवाल है ना, मुझे इसका जवाब दें। अभी तक क्यों वॉर रूम नहीं बनाकर दिखाए गए मीडिया के ऊपर, जो हमेशा बनाकर दिखाए जाते हैं? क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी सस्ती है, या ये कौम के बेटे नहीं है, या इनका खून सस्ता है? मेरा सवाल है ना, देखें, जब शहीद की इज्जत होगी तो सबकी इज्जत होगी। चाहे कोई बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाए, चाहे कोई दहशतगर्दों से लड़ता हुआ शहीद हो जाए, चाहे कोई अपनी दुकान पे बैठा हुआ अपना कारोबार करने के लिए गया, वहां पे कोई धमाका करके उसको शहीद कर दे, तो ये सारे शहीद हैं हमारे लिए, सारे मोहतरम हैं। चाहे अरशद शरीफ दियारे गैर में शहीद हो जाए, कीनिया की सरजमीन पे मारा जाए, वो भी हमारे लिए शहीद है, वो भी हमारे लिए उतना ही मोहतरम है, मोतबर है, बल्कि वो ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि उसकी कोई लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी, वो पूरी कौम के लिए आवाज उठा रहा था, अकेला वहां पे पड़ा हुआ था दियारे गैर में, वहां पे शहीद हो गया, तो उसकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। मेरा यह सवाल है कि क्यों अभी तक शोहदा के लवाहिकीन और उनके वारिसान के इंटरव्यू टीवी चैनल पे नहीं दिखाए जा रहे? क्या ये वर्दी इतनी सस्ती है कि आप नहीं दिखाएंगे? इनके साथ सौतेलों जैसा सलूक आप करेंगे तो आप खुद कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे एक तफरीक पैदा कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये क्या वजह सिर्फ ये है कि ये आपके अज़ाइम या आपके मकासद के रस्ते में नहीं मारे गए, या ये सस्ते लोग थे, या इनका खून सस्ता था? देखें, अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचाने के लिए, देखें, शेर तो हमें यह भी सुनाए जाते हैं कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये जगह जगह लिखे हुए हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये शेर सुनाते हैं बार बार जज्बाती करने के लिए, और बहुत सारे इस तरह के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहां पे लड़ने के लिए क्यों नहीं गए जहां पे आपके पास बेशुमार असला था? वो तो बेचारे आपका इंतजार करते रहे, वो तो आपको देखते रहे। अमेरिकन पायलट एक गिर गया था ईरान के अंदर। अमेरिका ने तारीख का महंगा तरीन और मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया अपने पायलट को निकालने के लिए। याद है आपको? थोड़ा अर्सा पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये 2 रातें सोए ही नहीं सारे लोग। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर पूरा एक वॉर रूम बना दिया था और पूरा एक ऑपरेशन किया गया था बहुत बड़ा, जिसपे अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए थे कि हमने हर हाल में कई अपना सामान इन्होंने कीमती ज़ाया करवा दिया, अपने एयरक्राफ्ट ज़ाया करवा दिए। लेकिन ये अपने एक एक बंदे को ईरान से निकाल कर लेकर गए जब ईरान में पायलट गिरा था, वो वाकया आपको याद होगा। तो हम अपने 30 जवानों को किसके रहमो करम पे छोड़ रहे थे? हमने वहां पे क्यों छोड़ा? हमें भी चाहिए था वहां से उनको निकालते। देखिए ना, पाकिस्तान अब सालसी दुनिया की तो करवा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी बाज नहीं आ रहा, ईरान भी नहीं बाज आ रहा, वो आपस में एक दूसरे पे मिसाइल मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। दोनों को आपने हुर्मत पे कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल का मामला यह है कि जिसका कंट्रोल होगा वो फ्यूचर में तजारत के ऊपर कंट्रोल करेगा। ईरान को लगता है कि उनके हाथ में कमजोरी आ गई है दुनिया की, तो यहां से हम अपने आप को सेव करेंगे। जबकि अमेरिका को यह लगता है कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है अगर हम इसको बंद करवा के चले जाते हैं या ईरान के कंट्रोल में देकर चले जाते हैं। अब वो लड़ाई लगी हुई है, लड़ाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो फिर एक दूसरे पे बम मारे, ईरान के ऊपर ज्यादा बम गिर रहे हैं। लड़ाई का आगाज ईरान ने कहा जी कि अमेरिका ने किया है, जबकि अमेरिका कहता है वहां से जो जहाज गुजरते हैं उनको ईरान मारता है, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब अरब ममालिक के ऊपर ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। बहुत सारे मिसाइल उनके इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाके टारगेट पे भी लग जाते हैं, और वहां से वीडियोस भी आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एक इंटरव्यू भी दिया। मेरा सवाल यह है कि देखें, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो वीडियोस जारी कर दी हैं, मैंने बदकिस्मती से वो वीडियोस देखी हैं। वो इतनी खौफनाक वीडियोस हैं, ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको देखे। लेकिन बतौर सहाफ़ी जब मैंने देखा तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अफगान फोर्सेस है, दाइश है, TTP है, BLA है, और जराइम पेशा ग्रोह हैं, बहुत सारे स्मगलर्स हैं, और पता नहीं कौन कौन कहाँ से इकट्ठा होकर आ गया। और एक अजीबो गरीब अनारकी फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में। इनको रोको जाके। दुनिया की सालसी आप छोड़ दें, कश्मीर के अंदर आपने आग लगाई हुई है, एक नफरत की आग वहाँ पे भड़क रही है। लोग बात सुनने को तैयार नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत लोगों की बात नहीं सुन रही। वहाँ कत्लेआम हो चुका है 2 दफ़ा, और अब दोबारा से खदशा है कि दोबारा लड़ाई ना हो जाए। तो इन चीज़ों पे तवज्जो छोड़कर पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सालसी की और बातचीत करने की ज़रूरत है। देखें, इससे कुछ अफसरान को तो फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोग अपनी नौकरी या कुर्सी पक्की कर देंगे, लेकिन इस खेल के बाद नुकसान पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान के इदारों का होगा।
और हमें कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, आप जो मर्जी कर लें। जिस लेवल की ये लड़ाई आपके गले पड़ गई है ना, ये लड़ाई कौमी यकजहती के बगैर लड़ना मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान को, मारंग बलोच को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, सियासी कैदियों को बाहर निकालना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। कौमी लश्कर बनाने की बजाय आपको कौम की बात सुननी पड़ेगी। देखिए कौमी लश्कर ये क्यों कहते हैं कि बनाना है, देखिए 3 उसकी बड़ी वजूहात हैं जिस वजह से ये कौमी लश्कर बनाना चाहते हैं। नंबर 1 वजह यह है कि अवामी सतह पर कोई भी ऑपरेशन होता है तो मुकम्मल तौर पे ताउन चाहिए। ताउन बिल्कुल नहीं है, अवामी हमायत बिल्कुल नहीं है किसी भी ऑपरेशन के साथ। और दूसरी उसकी वजह यह है कि वो डीमोरल हो जाती हैं फोर्सेस। तो ऑपरेशंस तो आप मोराल के साथ करते हैं, नारे लगाते हुए करते हैं, तो जब आप डीमोरल हो जाएंगे तो फिर आप ऑपरेशंस कैसे करेंगे। तीसरा उसका जो रीज़न है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। जब तक आपका लोकल आपके साथ नहीं होगा, मकामी आबादियां आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, तो आपको ऑपरेशंस में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ये 3 बड़ी रीजंस हैं, लोग साथ नहीं खड़े हो रहे। देखिए अगर लश्कर होगा तो अवामी तायीद भी मिल जाएगी, मालूमात भी मिलेंगी और मोराल भी बेहतर हो जाएगा। अब ये लश्कर नहीं है तो ये भी नहीं हो रहा। अब लश्कर वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी लश्कर बना के लड़ते हैं बाद में वो अकेले रह जाते हैं। जो लोग स्वात में, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, लश्कर बनाकर लड़े थे, उनमें से दर्जनों की टारगेट किलिंग हुई है। और बहुत सारे सरदार जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे और टीटीपी के साथ लड़ रहे थे, बाद में टीटीपी के साथ तो मामला तय कर लिया जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने आगे टीटीपी के साथ मामला तय कर लिए और वो जो लोग लड़ते रहे वो बेचारे अपने घरों में से, देंगे ना, फौज तो एक इदारा है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास पूरा इंतज़ाम है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जदीद वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, हर चीज़ है उनके पास। बहुत बड़ी नफरी भी है, हर वक्त मुसल्लह अफराद साथ रहते हैं, उनके हथियारबंद लोग रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो लश्कर है, इनमें कोई ताजर है, कोई इनमें ज़िम्मेदार है, कोई इनमें छोटा सरदार है, कोई इनमें बड़ा सरदार है, कोई इनमें दुकानदार है। अब ये लोग लश्कर बना के लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाद में तो इन्होंने अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों में या अपने हुजरों में जाके बैठना है। ये तो हर वक्त उस तरह मुसल्ला नहीं रह सकते। और जब ये गैर मुसल्ला होते हैं इनकी टारगेट किलिंग होती है। और जनरल बाजुआ ने जैसे आकर सुलह कर ली, कल को एक और आएगा आके इनके साथ सुलह कर लेगा, लश्कर इन्हें मारेगा, बाद में आगे सुलह कर देंगे, सुलह हो जाएगी, वो उनकी टारगेट किलिंग करेंगे, वो कबाइल आपस में कई दहाइयों तक फिर लड़ते रहेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है और इस वजह से फजलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल फजलुर रहमान साहब पे बहुत टिकाकर तनकीद हुई है और फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ ज़्यादातर जो है उनकी बात वो ठीक है, उनकी बात गलत नहीं है। लेकिन उनकी मज़ामत की वजह जो है ना फजलुर रहमान साहब की, वो कभी भी उसूली नहीं होती। उनकी मज़ामत की वजह ज़्यादातर वसूली होती है और फजलुर रहमान साहब वसूली कर लेते होते हैं। फजलुर रहमान साहब को ये नज़र आ रहा है कि ये सेटअप नहीं चल रहा और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और जब भी कोई इमरान खान साहब से बात करेगा, जो अब नज़र आ रहा है कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इलेक्शन में उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएगी। तो फजलुर रहमान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना लिया और फजलुर रहमान साहब के बाद ये सहूलत भी है कि वो जब चाहें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से वापस भी आ सकते हैं। यानी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में फजलुर रहमान साहब की वहाँ जमहूरियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फजलुर रहमान साहब ने एक बात कह दी है तो सारी पार्टी साथ खड़ी हो गई और जब उन्होंने दूसरी बात की तो पार्टी खिलाफ होगी, वो नहीं होता। वो इमरान खान साहब की पार्टी में होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता था, अब नहीं होता। लेकिन यहाँ फजलुर रहमान साहब को तो सत्ते खैरा, वो अगर कल को ये कह देंगे जी मैं खुद लश्कर बना रहा हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टी उनको कहेगी ठीक है जी फजलुर रहमान साहब ओके करो, तो उनको मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनकंडीशनल सपोर्ट रहती है फजलुर रहमान साहब के पास। वो उनकी पार्टी में एक जिसको वो कल्ट इमरान खान को कहते हैं ना, एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में छोटे छोटे ये कल्ट मौजूद है। अब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फजलुर रहमान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत बन जाए तो अवामी मकबूलियत के लिए थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करेगा अगर फजलुर रहमान साहब की हुकूमत बन जाती है या वो कुछ मकबूल हो जाते हैं, कुछ सीटें जीत जाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, तो फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेंगे इमरान खान की जगह पे, क्योंकि इमरान खान बहुत मुश्किल आदमी है। और देखें जो लश्कर बनाने की बात हुई ना, वो फजलुर रहमान साहब से किसी ने नहीं कहा कि लश्कर बनाओ। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं पहले ही, उन लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग लश्कर बनाएं। मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूं जिनको कहा गया कि लश्कर बनाएं और उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब को ये बात बताई और वो लश्कर बना भी लेंगे क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत है। इससे पहले ये वही लोग हैं जो आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब से बागी हो रहे थे, तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा बात मानेंगे, फजलुर रहमान साहब की ये लोग बात नहीं मानेंगे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने एक नया बयान भी जारी कर दिया है और उस बयान में जो फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो उसमें कुछ घबराहट नज़र आ रही थी। मैंने पहली दफ़ा देखा कि फजलुर रहमान साहब थोड़ा सा परेशान, उनके चेहरे पे परेशानी नज़र आ रही थी
क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजलुर रहमान साहब पे, उनकी माजी में तारीफ़ें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजलुर रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान के चल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मौलाना फजलुर रहमान के ट्रेंड ख़त्म किए जाएं और इस सिलसिले में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं हुकूमत में जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियों से रब्ता कर लिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा इस